हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो भाई काफी डिमांड आ रही थी आपकी कि फिजिक्स के लेक्चर लाइए, फिजिक्स के लेक्चर लाइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज। तो भाई फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्टिंग करेंगे और पहली यूनिट जो है आपकी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आपकी क्लास 12 के अंदर कोई है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अराउंड 8 मार्क्स की ये यूनिट आती है, लेकिन अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो आपके सिलेबस का अराउंड 30% से ऊपर हिस्सा ये अकेली यूनिट कवर करती है। यहां आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो चीज आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है। पूरी 12th के अंदर ये चीज आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ध्यान से इस यूनिट को पढ़ना, और अगर एक बार आपको ये यूनिट समझ में आ गई तो समझो क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इजी सब्जेक्ट आपको फिजिक्स लगने लगेगा अगर आप इस यूनिट को ध्यान से सीख जाते हो तो। और बाकी सब्जेक्ट तो सारे आसान ही हैं, क्लास 12 के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैथ्स में अगर किसी को दिक्कत आती है तो हमारे दीपक सर की वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, आप वहां पर जाके मैथ्स को भी बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ध्यान रखना भाई 8 मार्क्स के अंदर ये आएगी आपकी। तो भाई 8 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्लास 12 बोर्ड के अंदर। तो भाई बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो भाई जैसे कि आपकी यूनिट का नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर दो वर्ड आपको मिल रहे हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, स्टैटिक। जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं कुछ हमें समझ में आ गया होगा। भाई इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रो मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से निकल कर आया है। और इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। और स्टैटिक आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में सभी विद्वान हैं। तो भाई स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो उसे बोलते हैं स्टैटिक। तो भाई स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर आपसे कोई डिफाइन पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics. Electrostatic is the branch of physics. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, it is the branch of physics which deals with charges at rest. तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज की स्टडी करती है, और चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़नी है। अब भाई एक नया वर्ड आया यहाँ पर, चार्ज। कुछ लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है चार्ज होता क्या है। तो चलो चार्ज की बात करते हैं। आपने क्लास 10 में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी, सिंपल सी, बच्चे बहुत उसको करते हैं घर पे जाके, बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, आप अभी भी उसको कर सकते हो। आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी भाई, बच्चा क्या करता है, कॉम्ब लेता है और उसको अपने हेयर के ऊपर रब करता है। उसके बाद वो कुछ पीसेस ऑफ पेपर को उससे पिक करने की कोशिश करता है और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी आपने क्लास 10 के अंदर करी थी, बहुत सिंपल है। तो भाई ये जो फिनोमिना हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन हुई कॉम्ब और पीसेस ऑफ पेपर के बीच में, वो किस वजह से हुई होगी, तो वहां पर आता है खेल चार्जेस का। भाई चार्ज क्या चीज है, देखो ये जो अट्रैक्शन हुई है दो बॉडीज के बीच में, वो चार्जेस की वजह से हुई है। तो चार्ज को हम सिंपली कह सकते हैं, भाई चार्ज क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच it experiences a force of attraction or repulsion, by virtue of which it experiences a force of attraction or repulsion, या फिर हम इसको कंबाइन करके बोल देते हैं इंटरेक्शन, a force of interaction। तो भाई चार्ज क्या चीज हो गई, ये किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जनरेट होती है। कोई दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट हो रही है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से।
तो भाई हर बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आप ला सकते हो। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी भाई? इंट्रिंसिक वर्ड लिखा है। इंट्रिंसिक का मतलब है स्वाभाविक, मतलब हर एक बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो भाई हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती? तो भाई उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई चार्जेस आपके किस प्रकार से होते हैं। अलग अलग नेचर होता है चार्जेस का, जिसकी वजह से हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को पढ़ सकते हैं कि भाई कहां अट्रैक्शन होगी और कहां रिपल्शन होगी। हाँ, तो भाई कहां अट्रैक्शन होगी, कहां रिपल्शन होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस के कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई चार्ज के सिंपली 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप के चार्ज हमारे पास होते हैं। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे टाइप का चार्ज होगा कौन सा? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। 2 ही टाइप के चार्ज हैं भाई। पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के चार्ज सभी को क्लियर हो गए भाई, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं भाई कहां अट्रैक्शन और कहां पर रिपल्शन होगी। तो देखो जहां भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए या आपका नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं भाई सेम चार्जेस के अंदर हमेशा ही रिपल्शन होगी। सेम चार्जेस के अंदर हमेशा क्या होगी? रिपल्शन होगी। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं तो उन बॉडीज के अंदर हमेशा क्या होनी है? रिपल्शन होनी है। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसके अंदर हमेशा क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन, तो यहां से हम कह सकते हैं भाई अपोजिट अट्रैक्ट। हर कोई जानता होगा इस बात को भाई, अट्रैक्शन हमेशा किसके बीच में होती है? अपोजिट के बीच में ही अट्रैक्शन होती है। तो इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। तो चलो सिंपल सी बात लिख देते हैं भाई, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स सिमिलर चार्ज क्या करेंगे? सिमिलर चार्ज रिपेल्स। तो इस बात का खास ख्याल रखना भाई, अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, और सिमिलर चार्जेस के अंदर हमेशा क्या होगी? रिपल्शन होगी। चलिए अब कुछ बात करते हैं चार्जेस के बारे में। भाई चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भाई चार्ज क्या है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। तो भाई हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। आप लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये बात बिल्कुल पता है कि भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका कुछ ना कुछ सिंबल होता है। तो चार्ज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, चार्ज के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे, उस सिंबल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू, या फिर स्मॉल क्यू से भी कई बार इसको डिनोट कर दिया जाता है। तो चार्ज के लिए सिंबल क्या हो गया? क्यू इसका सिंबल रहने वाला है। तो आपको जहां भी क्यू लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना क्या है? चार्ज है। अब भाई सिंबल तो पता चल गया। एक चीज और पढ़ते हैं हम फिजिक्स के अंदर, क्या? स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। भाई चार्ज किस प्रकार की क्वांटिटी होगी? स्केलर है या वेक्टर है? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। भाई सिंबल क्या है? क्यू, और स्केलर क्वांटिटी चार्ज आपकी होती है। भाई स्केलर क्वांटिटी का तो पता चल गया। एक बार बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। भाई फिजिक्स पढ़ने सभी आए हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हर कोई जानता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़नी है सबके डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चार्ज के लिए कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बताएं भाई? तो देखो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा, क्लास 10th के अंदर ये फॉर्मूला बताया जाता है, क्या? Q इज इक्वल टू आई टी। याद है ये फॉर्मूला? चलो जिसको नहीं याद उसको ये तो पता होगा भाई, I क्या होता है यहाँ पर? I करंट है। करंट को तो सभी जानते हैं। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई करंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखते हैं भाई? Q अपॉन टी। किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या उसका रेट निकल आता है? बिल्कुल। तो भाई I के लिए हमने फॉर्मूला लिखा क्या? चार्ज अपॉन में टाइम। ये करंट के लिए फॉर्मूला है। अब देखो यहां से अगर मैं इस I और T को एक साथ लिखूं, मतलब T को मैं ऊपर ले गया तो क्या IT बराबर Q आ गया? जी बिल्कुल आ गया। तो देखो यहां पर Q के लिए एक फॉर्मूला आ गया IT। अब आप डायमेंशन फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो। कैसे? I के लिए आपको पता है करंट के लिए क्या डायमेंशन यूज होती है? टोटल हमारे पास 3 डायमेंशन हमने M, L और T पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई एम्पियर भी यूज होता है किसके लिए? करंट के लिए।
एम्पियर क्या है, यूनिट है करंट की, और डायमेंशन के अंदर भी हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक केल्विन और भी था, तो चलिए फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। आई के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला यूज होगा वो होगा कैपिटल ए, और टी यानी कि टाइम के लिए आप डायमेंशन जानते हो भाई, टाइम की डायमेंशन को हम टी से लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया क्या, ए टी। तो भाई चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ए टी। ये है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो भाई इन बातों का खास ख्याल रखें, ये सारी बातें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए इस प्रकार से जैसे कि आपको आपका नाम याद है। तो चलिए भाई डायमेंशन के बारे में पता चल गया। अब डायमेंशन के बाद क्या चीज आती है भाई, ऐसा यूनिट पता होनी बहुत जरूरी है। भाई कैसे लिखोगे, यूनिट भी तो पता होनी चाहिए आपको। तो ऐसा यूनिट जो इसकी है, ऐसा यूनिट की यदि मैं बात करूं, ऐसा यूनिट किसकी, चार्ज की। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है क्या, कूलम। कूलम इसकी ऐसा यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे ही आपको पता जाता है ऐसा यूनिट रखी जाती है। तो भाई कूलम इसकी क्या रहने वाली है, ऐसा यूनिट रहने वाली है। सिंबल क्या होता है कूलम के लिए, कैपिटल सी इसका सिंबल होता है। ऐसा ही पता चल गई। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट के बारे में। भाई सीजीएस यूनिट भी पता होनी बहुत जरूरी है, और खासकर चार्ज की सीजीएस यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो चार्ज के लिए जो हम सीजीएस यूनिट लिखते हैं वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो भाई सीजीएस यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गई। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए एक नाम और दिया गया भाई, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन भी इसका नाम है। अगर फ्रैंकलिन लिखा आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखा आ जाए, ESU लिखा आ जाए, तो आप समझ जाओगे भाई ये क्या है, ये सीजीएस यूनिट है किसकी, चार्ज की। एक नाम और बताता हूं भाई, एक नाम और है, एक नाम इसका और है, इसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलेंगे, स्टैट कूलम। तो भाई इतने सारे नाम हैं, नाम को ध्यान से याद रखना। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए भाई ये किसकी यूनिट है, और एसआई सिस्टम में है या फिर सीजीएस सिस्टम के अंदर ये है। भाई एक कन्वर्जन बता देते भाई, एसआई और सीजीएस कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक कूलम के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, तो ये भी याद होना चाहिए, ये अराउंड 3 × 10⁹ होती है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो अभी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बताया था। कई बार आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है भाई न्यूट्रल चार्ज भी होता है। तो मैं आपको बता दूं भाई न्यूट्रल चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। चार्ज के सिर्फ दो ही टाइप हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा। तो भाई ये जो हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई एटम्स आर न्यूट्रल। तो भाई इसका क्या मतलब है, तो भाई न्यूट्रल बॉडी का सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को समझना जरूरी है भाई। न्यूट्रल बॉडी आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और दोनों किसमें है, बराबर अमाउंट में है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी के ऊपर होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, और दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम अमाउंट के अंदर होंगे। अमाउंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो मेरे पास एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैंने +10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और -10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। तो भाई ये आपकी कैसी बॉडी हो गई, +10 कूलम -10 कूलम। यानी कि अगर ओवरऑल चार्ज की मैं बात करूं तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +10 -10, कुल मिलाकर 0 कूलम चार्ज इसके ऊपर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रल बॉडी। तो भाई न्यूट्रल बॉडी क्लियर है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो भाई एक बार लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। तो देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल, अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल। किसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी तब कहेंगे इफ इट कंटेन्स equal amount of positive and negative charge।
किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी तब कहा जाएगा जब उसके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्लियर हो गई भाई न्यूट्रल बॉडी की सारी कहानी कि भाई न्यूट्रल बॉडी हम किसे कहें। तो भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ अनमोल वचन। भाई अनमोल वचन क्या होते हैं, जिसको हमेशा याद रखना होता है और जो आपको जीवन भर काम आए। तो कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी 12th की फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये काम आएंगे। तो चलो भाई क्या है वो बातें, तो देखो कुछ बॉडीज में यहां पर लिख रहा हूं, कुछ पार्टिकल में लिख रहा हूं, कुछ पार्टिकल आपको याद रखना है। यहां पर पार्टिकल के अलावा उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उस पार्टिकल का कितना मास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी 12th की फिजिक्स के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो इसको हमेशा याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो भाई पार्टिकल आपको कौन कौन से पार्टिकल याद रखने हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉन सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। तो भाई ये 3 पार्टिकल हो गए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भाई ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, और साथ में आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज और उनका कितना मास होता है। तो पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। तो आपको पता होगा भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लास 11th के अंदर ये बता दिया जाता है। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका नेचर कैसा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो भाई हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। तो भाई इसके ऊपर चार्ज पता चल गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मास की यदि हम बात करें तो मास सभी जानते होंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर। तो भाई ये मास हो गया। उसके बाद बात करते हैं भाई प्रोटॉन की। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आप जानते हो भाई जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर भी होता है, लेकिन नेचर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो भाई इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इसके ऊपर का चार्ज हो गया। मास की बात करेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन भारी होते हैं या प्रोटॉन, भाई ऑब्वियसली प्रोटॉन भारी होते हैं। मास याद है किसी को, तो भाई मास में यहां पर लिख रहा हूं 1.627 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इसके ऊपर का मास है। आई थिंक ये 1.67 होगा, 672। हाँ, तो ये इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर इतना मास होता है। चलो भाई न्यूट्रॉन के ऊपर आते हैं। भाई न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, भाई न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल होता है नेचर में। इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे न्यूट्रल। मास की बात करेंगे तो भाई मास इसका होगा 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब भाई आप ये देख सकते हो भाई दोनों वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, हार्डली ये कोई डिफरेंस है, बहुत ही छोटा डिफरेंस। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, दोनों के मास को लगभग बराबर मान लेते हैं। देखो कितना डिफरेंस है, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद सिर्फ 2 का फर्क है, ऊपर से 10 की पावर -27 है। तो क्या कोई डिफरेंस होगा, जी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों मास को हम बराबर मान लेते हैं। यहां पर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को mp से डिनोट कर रहा हूं, तो क्या मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी नियरली mp लिख सकता हूं, भाई नियर अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई ड्यूट्रॉन क्या चीज होती है। तो आपने ड्यूट्रियम सुना होगा, भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, 11H, 21H, 31H। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये जो दूसरा वाला आइसोटोप है इसके न्यूक्लियस को बोला जाता है ड्यूट्रॉन। भाई अगर इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं, जो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है, इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं। भाई इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, तो आपको पता है भाई न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। भाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन, तो भाई कैसे पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नीचे वाला नंबर देख के, जिसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का है उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या भाई ड्यूट्रॉन के अंदर कितनी, 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये जो है आपका जिसको हम बोलते हैं मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक तो प्रोटॉन हो गया, टोटल कितना है 2, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही होगा, तो 1 + 1। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया भाई ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है।
अगर न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो ये बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है भाई कितना है, आपको ये पता है प्रोटॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना है भाई, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। ई क्या है भाई, ये जो वैल्यू है आपकी ई किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये ई की वैल्यू है। ई आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ई ये आपकी वैल्यू ई की हो गई। तो इसको हम लिखते हैं चार्ज कितना भाई, प्लस ई के बराबर इसके ऊपर चार्ज होता है। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देता हूं माइनस ई चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर कितना, प्लस का ई चार्ज। चलिए मास की बात करते हैं। तो भाई मास कितना होगा, न्यूट्रॉन पे आ जाओ भाई, प्रोटॉन कितने, एक प्रोटॉन, तो मैंने प्रोटॉन का मास लिख दिया एमपी। भाई न्यूट्रॉन कितने, भाई न्यूट्रॉन भी एक ही है और न्यूट्रॉन का मास भी नियर अबाउट एमपी होता है, तो एक प्रोटॉन का मास एमपी, न्यूट्रॉन का मास भी एमपी, कुल मिलाकर कितना, ट्वाइस ऑफ एमपी, 2 एमपी इसके ऊपर चार्ज होता है। चलिए अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। क्लास 9 के अंदर एक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, वहां आता था ये अल्फा पार्टिकल, याद है ना। तो अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम गैस जानते हैं सभी, हीलियम गैस भाई ये सेकंड एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद कौन सी गैस आती है, हीलियम, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो भाई हीलियम के न्यूक्लियस को देखते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस देखते हैं क्या होगा हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है भाई, और मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। आप ये बता सकते हो भाई इसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियस के अंदर होगा आपका 2 तो हो गए प्रोटॉन, बताओ कितने न्यूट्रॉन बच गए, कुल मिलाकर 4 होने थे जिसमें से 2 प्रोटॉन हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी, 2 न्यूट्रॉन हो गए। भाई 2 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, यदि एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज था तो 2 प्रोटॉन के ऊपर कितना हो गया, प्लस का 2e चार्ज, ठीक है जी बिल्कुल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज हमें पता चल गया। अब फटाफट मास देखते हैं भाई, 2 प्रोटॉन का मास कितना, ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा, जितना प्रोटॉन का मास उतना न्यूट्रॉन का मास, तो कितना, ट्वाइस ऑफ एमपी, कुल मिलाकर कितना 4 एमपी। तो किन बातों का ख्याल रखना है यहां पर आपको, तो भाई आपको चार्ज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, प्रोटॉन पे प्लस ई, न्यूट्रॉन पे 0 कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे प्लस ई, अल्फा पार्टिकल पे प्लस का 2e, और मास आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसको लिख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना चाहते हो, एमई एमपी एमपी, ट्वाइस ऑफ एमपी न्यूट्रॉन पे और अल्फा पार्टिकल पे 4 टाइम्स ऑफ एमपी। तो इन बातों का खास ख्याल रखना, ये आपके बड़े ही अनमोल वचन हैं, जिंदगी भर काम आएंगे जब तक फिजिक्स पढ़ोगे। तो इन बातों को भूलना जाए। भाई नेचर के अंदर सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या है, आपसे पूछ लिया भाई बताओ नेचर के अंदर सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे भाई नेचर के अंदर सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो होता है ई। ई क्या है, ई मैंने आपको अभी बताया भाई, ई होता है आपका, ई की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये नेचर का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नेचर के अंदर नहीं होता। तो भाई आपको ये बात पता चल गई। एक सवाल लिख लेना, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर। तो इसका सिंपल जवाब आपको देना है क्या भाई, सीधा सा इसका आंसर हो गया E इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर। E को जनरली हम प्लस माइनस E लिखते हैं भाई, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, किसी से बताना मत कि भाई E से भी छोटे चार्ज होते हैं। E आपका सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, E से भी छोटे चार्ज डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी को बताना मत, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, खासकर एग्जामिनर को, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप ई ही लिखकर आओगे, एग्जाम में कभी भी आपको ई के अलावा कुछ और नहीं लिखना। तो मैं आपको फटाफट बता दूं भाई ई से छोटा चार्ज कौन होता है। तो भाई ई से भी छोटा चार्ज हमने डेवलप कर लिया है, मतलब डिस्कवर कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज।
क्वार्क आपके सबसे छोटे चार्ज होते हैं, ये ई से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये अपने मन में बनाकर रखना, बस किसी को बताना मत। एग्जाम में तो खासकर ये बात का जिक्र नहीं करना है। कभी भी बोर्ड में सवाल आ जाए तो आपको क्या लिख के आना है भाई, ई लिख कर आना है। हाँ, अगर कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं और ऑप्शन में क्वार्क हो तो आप क्वार्क पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको ई ही लिखना है। एनसीईआरटी अभी तक ई को ही सबसे छोटा चार्ज मानती है और एनसीईआरटी जिसे मानती है वही आपका सीबीएसई फॉलो करेगा। तो भाई क्वार्क इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, अपने दिमाग में रखना बस। तो क्वार्क के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। भाई क्वार्क आपके दो टाइप के होते हैं, क्वार्क दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वार्क हमारे पास है, एक होता है आपका अप क्वार्क और एक होता है आपका डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क आपके पास है। कितना कितना चार्ज होता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। भाई अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2/3e और डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1/3e। देखो अगर कोई याद रखना चाहता है तो कैसे याद रखना है भाई, अप मतलब ऊपर, मतलब बड़ा है तो क्या नंबर भी बड़ा होगा, हाँ तो नंबर क्या हो गया 2/3। बड़ा है तो क्या पॉजिटिव साइड में भी होगा, तो पॉजिटिव का चार्ज। डाउन क्वार्क, डाउन मतलब नीचे मतलब माइनस में होगा और कम होगा, तो 1/3 और साइन कैसा माइनस का। तो एक बार देखते हैं भाई ये जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनके अंदर जो क्वार्क होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कितने कितने क्वार्क आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूं भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बोलो कितना भाई, माइनस का ई चार्ज इसके ऊपर होता है। तो कितने क्वार्क से ये मिलकर बनेगा, तो देखो इसके अंदर आते हैं आपके 3 डाउन क्वार्क। 3 डाउन क्वार्क को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर 3 डाउन क्वार्क होते हैं। देख लो आप चेक कर सकते हो 1/3e माइनस का 1/3e माइनस का 1/3e। डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज, माइनस का 1/3e। इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिला भाई, माइनस का ई मिल गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने क्वार्क, 3 क्वार्क होते हैं और तीनों के तीनों डाउन क्वार्क होते हैं। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन, चलो भाई प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज भाई, इसके ऊपर तो प्लस का ई चार्ज होता है। प्लस का ई चार्ज कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर आप अप क्वार्क मिला दो, एक और अप क्वार्क ले आओ और एक डाउन क्वार्क ले आओ। अब चेक करो क्या आंसर आने वाला है। अप क्वार्क के ऊपर चार्ज प्लस का 2/3e, अप क्वार्क के ऊपर प्लस का 2/3e और डाउन क्वार्क के ऊपर माइनस का 1/3e। जोड़ो जरा, नीचे 3 3 3 एलसीएम 3 आएगा, 2 2 4 माइनस का ये कितना 3, तो ये हो गया आपका 3e/3 जो कि कितना आ गया e और कैसा आया प्लस का e। तो प्रोटॉन के अंदर आपके 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होगा। न्यूट्रॉन की बात करें भाई, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होगा, तो भाई ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं। न्यूट्रॉन के अंदर कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क ये आपको बताना है कमेंट करके। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद वाली जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर हम डेरिवेशन को भी आगे बढ़ाएंगे।